Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to the editorial series where we discuss important editorials from The Hindu, Indian Express, and sometimes from other newspapers as well. So today it's 7th of July, and I have picked up one editorial from Indian Express, which is written by JP Nadda, and it is about the improvements in the healthcare sector. दूसरा एडिटोरियल अभी रिसेंटली जो सेबी ने बैन किया है जेन स्ट्रीट को फ्रॉम ट्रेडिंग इन द इंडियन मार्केट्स, उस पे हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो इट इज नॉट मच डिटेल्ड बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेबी इन डिटेल इन अर्लियर सेशंस। ठीक है, अर्लियर जो एनालिसिस हुआ था उसमें मैंने काफी आपको बताया था कि सेबी क्या है, क्या फंक्शंस होते हैं सेबी के, देन व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ सेबी, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट इट इज फेसिंग, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो आज बेसिकली मैं आपको बस बताऊंगी कि ये जो जेन स्ट्रीट वाला इशू है ये क्या है एग्जैक्टली। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये जो एडिटोरियल है दिस इज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस, अ फिलोसफी ऑफ केयर। ठीक है, तो इस एडिटोरियल में बेसिकली बात की गई है कि आफ्टर 2014 इंडिया के हेल्थ सेक्टर में क्या क्या डिफरेंट इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, चाहे वो मेटर्निटी सेक्टर हो, एल्डरली के लिए हो। तो उसी पर हम बात करेंगे। इसमें ये भी बताया गया है कि इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा था और कैसे उस पर वर्क किया गया। So the question over here is India's health system has undergone a remarkable transformation in the last decade. डिकेड मतलब पिछले 10 सालों में इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है उसमें काफी ज्यादा रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आया है। सो यहाँ पर हमें बात करनी है कि क्या की चैलेंजेस थे जो लास्ट डिकेड में इंडिया का हेल्थ सेक्टर फेस कर रहा था, और उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आए गए हैं ताकि एक इक्विटेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर, इक्विटेबल मतलब सबको उसका एक्सेस हो, क्वालिटी ऑब्वियसली गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिसिन अवेलेबल हो, वैक्सीन हो, डॉक्टर्स हो, एक्सेट्रा। तो इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है वो काफी इवॉल्व किया है इन द पास्ट 11 years, पर्टिकुलरली आफ्टर 2014। तो इसको हमें उस पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखना है, ऑब्वियसली इट हैज बीन रिटन बाय जेपी नड्डा, तो इस तरह का कुछ एंगल आएगा। बट हमें ये देखना है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम कैसे इसको अपने लिए यूज कर सकते हैं। अर्लियर क्या प्रॉब्लम थी, जैसे कि लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर था, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, जितना पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट को जो उस पर स्पेंड करना चाहिए था वो काफी कम था। इक्वल एक्सेस नहीं था, और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या होता है कि जैसे कि सपोज करो मैं कोई बहुत गरीब घर से आती हूँ, मेरे घर में किसी को कोई बहुत ज्यादा मेजर डिसीज हो गया। अब जो मेरे सारे पैसे हैं वो उस बीमारी को ठीक करने में लग रहे हैं। ओके, तो जितनी मेरी पॉकेट नहीं थी उससे ज्यादा मुझे कहीं से लोन लेना पड़ रहा है, कुछ इस तरह की चीजें करनी पड़ रही हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी जो हेल्थ सेक्टर फेस कर रहा था। A philosophy of comprehensive, accessible and preventive care has now replaced। तो ये बोल रहे हैं कि अब एक फिलोसफी हम लेकर आए हैं जहां पे हेल्थ केयर सबको एक्सेसिबल हो। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव मतलब कि डिसीज होने के पहले हम उसके प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉलेरा जो है वो हाइजीनिक कंडीशंस के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर मलेरिया हम देखें तो अगर वहां पे जैसे स्टैग्नेंट वाटर नहीं हो, प्रॉपर पहले से डिसइंफेक्टेंट्स वगैरह डाल दें तो मलेरिया को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दैट इज प्रिवेंटिव केयर। इसने अब ये हमारी अप्रोच आ गई इन कंपैरिजन टू पहले जो कि बहुत ही फ्रेगमेंटेड अप्रोच थी, और इससे अब एक हम फाउंडेशन ले कर रहे हैं फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। चैलेंजेस क्या क्या फेस कर रहा था हेल्थ सेक्टर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं थे। जैसे कि गांव वगैरह में सबसे पहले जो एक यूनिट होती है वो होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे मे बी आपको थोड़ा बहुत बुखार आया तो थोड़ी बहुत दवाइयां देके आपको भेज दिया गया आपके घर वापस। ओके, फिर उसके बाद दूसरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वगैरह आते हैं अगर आपको जो सीवियरिटी ऑफ द डिसीज अगर मेजर है, फिर सब सेंटर्स, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज एक्सेट्रा। रूरल और रिमोट एरियाज में स्पेशली ये बहुत कम था। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो जैसे जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी रूरल एरियाज में कोई जाना नहीं चाहता है काम करने के लिए। सो दैट्स एन इशू। ह्यूमन रिसोर्स इसीलिए वहां पर, क्योंकि लोग गांव वगैरह में काम करने नहीं जाना चाहते, तो वहां पर डॉक्टर, नर्सेस, इन सबकी कमी होती है। लेकिन अब गवर्नमेंट कुछ इस तरह की चीजें लेकर आ रही है, जैसे कि जो भी अगर गांव में कोई डॉक्टर पोस्टेड है तो उसको कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स दे ताकि वहां पर भी प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज हो। फिर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। देन
गवर्नमेंट फैसिलिटी इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड्स। आप खुद सोचिए कि अगर आप हॉस्पिटल जाने की बात करेंगे, दिल्ली में तो फिर भी वी हैव द एम्स, लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर से आ रहे हैं, वहां पर अगर आप सोचेंगे तो आप कभी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना प्रेफर नहीं करेंगे, रादर आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे, किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहेंगे। तो इससे हमें समझ आ रहा है कि वहां पर लाइक प्रॉपर, कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर इंजेक्शन नहीं लगाया गया, ठीक है, सब स्टैंडर्ड फैसिलिटीज हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सो दैट वाज एन इशू। पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग इंडिया बस अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ जीडीपी, और जो कि ग्लोबली अगर हम बाकी देशों के कंपैरिजन में देखें तो बहुत कम है। मेटर्नल और चाइल्ड हेल्थ में भी मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था। मेटर्नल मोर्टेलिटी मतलब जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी की डेथ हो जाना, इन्फेंट मोर्टेलिटी छोटे बच्चे की डेथ हो जाना, और इम्यूनाइजेशन इतना अच्छा नहीं था। फिर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट डिसीज, ठीक है ना, डायबिटीज, ये सब नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। कोई ऑर्गेनाइज्ड स्क्रीनिंग नहीं है, अर्ली डिटेक्शन सिस्टम नहीं है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, ये डेटा आपको याद करना है। ओके, हेल्थ इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर दी सब अंडर दी सब्जेक्ट ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का डेटा आप हमेशा डाल सकते हैं, जैसे कि 62% से ज्यादा हेल्थ केयर एक्सपेंसेस हाउस होल्ड को बोन करने पड़े, जिसकी वजह से वो लाइक दे वर ऑल्सो पुश्ड इनटू पॉवर्टी, बिकॉज वैसे तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक ऐसी बीमारी आ गई, सपोज करो कैंसर या कुछ, जिसकी वजह से पूरा उनके पैसे सिर्फ ट्रीटमेंट कराने में जा रहे हैं, एंड दे वर पुश्ड इनटू पॉवर्टी। फिर टेलीमेडिसिन, अब जैसे हम कह रहे हैं कि रिमोट एरियाज में डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेज नहीं है, लेकिन अगर इसकी जगह हम टेली मेडिसिन, टेली हेल्थ केयर प्रमोट करेंगे तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है, बट वो भी नहीं था हमारे पास। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ट्रैकिंग सिस्टम, ये सब चीजें लैक कर रही थी। तो अब क्या ऐसा एक पॉलिसी विजन और क्या एक नई अप्रोच आई 2014 के बाद? सो सबसे पहले तो क्यूरेटिव से प्रिवेंटिव। देखो, अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे शिफ्ट करेंगे तो वैसे ही जो हेल्थ केयर सिस्टम है उस पर बर्डन काफी कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट डिसीजेस, अगर आप हेल्दी फूड खाएंगे, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो हेल्थ केयर सिस्टम पे बर्डन कम हुआ, कम लोग बीमार होंगे, कम लोग हॉस्पिटल जाएंगे, तो उधर पे बर्डन कम हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको बताया, मलेरिया, कॉलेरा एक्सेट्रा, काफी डिसीजेस होते हैं जो अगर आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे तो वैसे ही उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देन एक और चीज जो फोकस किया गया नई अप्रोच में, यूनिवर्सल, सबको मिले, इक्विटेबल और अफोर्डेबल। अफोर्डेबल क्यों? क्योंकि हमने देखी देयर वाज द प्रॉब्लम ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, 62% से ज्यादा हाउस होल्ड को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ा, जिसकी वजह से दे वर पुश्ड इनटू पॉवर्टी। तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने अब एक फोकस बनाया कि जो हेल्थ केयर होगी वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। और हेल्थ को ऐसे हमने माना कि इट इज वेरी सेंट्रल टू ह्यूमन कैपिटल, जितना ज्यादा आप हेल्दी रहेंगे उतना ज्यादा आप काम कर पाएंगे। सो किसी भी देश को अगर ग्रो करना है तो आप देखिए यहाँ पर, लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप हर चीजों को मल्टीपल डायमेंशन से लिंक करने की कोशिश कीजिए। बात हम हेल्थ की कर रहे हैं, बट वी आर लिंकिंग इट विद आर इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल। तो अगर किसी देश को इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो उसके सिटीजन्स को हेल्दी होना पड़ेगा, प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। नाउ, की ट्रांसफॉर्मेशंस इन दी हेल्थ सेक्टर, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुए? तो सबसे पहले जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया, ठीक है, जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पर 1 लाख से ज्यादा सेंटर्स बेसिक केयर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज स्क्रीनिंग और वेलनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंदर भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाए गए। ये नंबर्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस देख सकते हैं ये चीजें कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, पब्लिक हेल्थ लैब्स। तो जो भी ऊपर हमने प्रॉब्लम पड़ी थी उन सबको रिजॉल्व करने के लिए ये चीजें की गई हैं, जैसे कि टेली हेल्थ केयर, टेली मेडिसिन नहीं थी, डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं थे, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आए। फॉर एग्जांपल ई संजीवनी, यूविन फॉर वैक्सीनेशन, टेली मानस फॉर मेंटल हेल्थ। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल, मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो गई बाय 86%, ओके। देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बाय 73%, ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा हमने इसमें अचीवमेंट्स हासिल कर लिए। काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है टॉकिंग अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ द हेल्थ सेक्टर, ओके। तो ये डेटा आप जरूर याद कर सकते हो कि कितना हमने रिड्यूस किया। फिर मिशन इंद्रधनुष लेकर आए, जहां पर 6 नए वैक्सीन हैं, 5 करोड़ चिल्ड्रन और 1 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीनेट भी कर चुके हैं। इतना माइन्यूट डेटा याद करने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल कर लिए हैं, पोलियो एलिमिनेट हो चुका है, काला आजार एलिमिनेट हो चुका है 2023 में, टीबी इंसिडेंस ड्रॉप हो गया है, मिसिंग टीबी केसेस रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 लाख टू 1.2 लाख।
देन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए भी हमने जैसे काफी ज्यादा उसकी स्क्रीनिंग की है। ओके, प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं। देखो, कई बार क्या होता है, नॉन जैसे डायबिटीज है, अगर आप स्क्रीनिंग नहीं कराओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको डायबिटीज है भी। तो इसके लिए गवर्नमेंट कंटिन्यूस स्क्रीनिंग, जितनी जल्दी आपको पता चलेगा कि आपको ये डिसीज है उतनी जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इसके लिए, जैसे कि अगर हम देखें तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इस एडिटोरियल के हिसाब से 62% से 39% रिड्यूस हो गए। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट ने फ्री ड्रग्स डायग्नोस्टिक्स स्कीम, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, डायलिसिस प्रोग्राम लॉन्च किया, इमरजेंसी और रिमोट सर्विसेज रूरल एरियाज में जैसे कि नेशनल एम्बुलेंस सर्विस, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एक्सेट्रा। और एक हमने चीज पढ़ी थी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उस इतनी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है एंड लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास, तो उस पर भी वर्क किया। नेशनल हेल्थ मिशन ने 5 लाख हेल्थ वर्कर्स को एंगेज किया। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, इन सब ने ब्रिज किया कम्युनिटी लेवल सर्विस गैप्स को। और पब्लिक स्पेंडिंग जो कि हमने देखा था कि सिर्फ 1.1% थी, उसको 1.84% तक हम लेकर गए। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहा टुवर्ड्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। सो अल्टीमेटली जो इंडिया का हेल्थ सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है फ्रॉम अ क्राइसिस प्रोन रिएक्टिव मॉडल टू अ रेजिलियंट, इक्विटेबल एंड प्रिवेंटिव सिस्टम। इंटीग्रेटेड एफर्ट्स हैं जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत और डिजिटल हेल्थ मिशन, जिन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले की है फॉर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर फॉर ऑल। अगर कंटिन्यूड फोकस रहेगा कम्युनिटी बेस्ड केयर, हेल्थ फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन पे, तो इससे हम डेफिनेटली अपना विजन ऑफ हेल्थ फॉर ऑल अचीव कर सकते हैं। सो ये एडिटोरियल, बिकॉज इट वाज रिटन बाय जेपी नड्डा, इट इज ऑन अ पॉजिटिव साइड। इट इज नॉट लाइक कि इंडिया का हेल्थ सेक्टर अभी कोई चैलेंजेस फेस नहीं कर रहा है। डेफिनेटली इट इज फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस जो कि हमने प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर लिया है, इसलिए आज फिर से मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। और एक दूसरी साइड में आपको दिखाई है मैंने इसमें हेल्थ सेक्टर की। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस कर लेते हैं विच इज अबाउट द बैन ऑन द जेन स्ट्रीट बाय द सेबी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले तो इसमें बताया जा रहा है कि हमेशा सेबी पे एलिगेशंस लगाए होते थे कि वो स्मॉल स्मॉल कंपनीज के पीछे पड़ी रहती है, बिग फिश के वो पीछे नहीं पड़ी रहती है। तो सबसे पहले जब जेन स्ट्रीट को यहाँ पर बैन किया गया तो ये बिग फिश वाला जो एलिगेशन सेबी पर था ये इसको काउंटर कर रहा है। अनदर थिंग, ये जेन स्ट्रीट हैकॉन, तो ये काफी बड़ी ट्रेडिंग फर्म है ऑफ न्यूयॉर्क की। अभी ये न्यूज में क्यों है, व्हाट हैपेंड? सो बेसिकली इसने क्या किया, जैसे आपने हर्षद मेहता में देखा था ना कि ही वाज मैनिपुलेटिंग दी स्टॉक्स, तो इन्होंने भी उसी तरह से मैनिपुलेट किया, एकदम से खरीद लिया। ठीक है, फिर इसमें जैसे ये लोग फ्यूचर और ऑप्शंस में डील करते हैं। फ्यूचर और ऑप्शंस क्या होता है कि एक अग्रीमेंट होता है कि आज, लाइक आप एक अग्रीमेंट बनाओगे कि मे बी 26 जुलाई को मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को इतने प्राइस में खरीदूंगा। ठीक है, आपने बोला कि 2600 में खरीदेंगे, अगर उसका वो कम हो गया 2400 तो आप लॉस में हैं। ठीक है, अगर वो बढ़ गया तो आप फायदे में हैं। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इसके प्राइसेस मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जैसे कि खूब सारे इन्होंने स्टॉक्स खरीद लिए और एकदम से उसको सेल कर दिया। सो इस तरह से मैनिपुलेट करके इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट्स हुए, लेकिन इस तरह की प्रैक्टिसेस सही नहीं मानी जाती है स्टॉक मार्केट में, इसीलिए सेबी ने इनके अगेंस्ट एक्शन लिया है। तो इसको एक बार मैं आपको समझा देती हूँ। सो जेन स्ट्रीट ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड है। हाई लेवल एल्गोरिथमिक और क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग के लिए ये जानी जाती है। बेसिकली ये पार्टिसिपेट करते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग में इन इंडिया स्टॉक मार्केट। ओके, सो फ्यूचर्स और ऑप्शंस कि अगर हम बात करें तो इसमें यही होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक प्राइसिंग अग्रीमेंट होता है। ओके, जहां पर आप बोलते हैं कि इतने प्राइस पर हम इसको कुछ दिनों बाद खरीदेंगे। ठीक है, ऑप्शंस में क्या होता है, फ्यूचर्स में जो क्या कहते हैं, आप बाउंड होते हो कि हाँ आपको खरीदना ही पड़ेगा। बट ऑप्शंस में आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें तो आप खरीद सकते हैं, आप नहीं चाहे तो आप ना खरीदें। ऑप्शन में एक प्रीमियम भी देना पड़ता है, वो इसीलिए देना पड़ता है तो कि ताकि आपके पास ऑप्शन रहता है कि आपको खरीदना है आप खरीद लो, नहीं खरीदना है नहीं खरीदो। ऑप्शन काफी रिस्की भी होता है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इट गिव्स प्रॉफिट्स एज वेल। तो एक बार फ्यूचर्स में क्या होता है कि एक अग्रीमेंट करते हैं कि आप किसी असेट, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मान लीजिए रिलायंस का शेयर या बैंक निफ्टी इंडेक्स को एक फिक्स्ड प्राइस पे फ्यूचर में खरीदेंगे या बेचेंगे। इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, आप अग्रीमेंट करते हो कि 1 महीने बाद रिलायंस का शेयर आप 2500 में खरीदोगे। अगर तब रिलायंस का शेयर 2600 का हो गया तो आप प्रॉफिट में हो, और अगर 2400 का हो गया तो आप लॉस में। वहीं अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ये भी फ्यूचर जैसे ही होते हैं, लेकिन आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती है कि आपको खरीदना ही पड़ेगा या आपको सेल करना ही पड़ेगा।
यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है कॉल ऑप्शन, दूसरा होता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि आपको फ्यूचर में बाय करने का ऑप्शन मिलता है, और पुट ऑप्शन में आपको फ्यूचर में सेल करने का ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, और लॉस जो है आपका लिमिटेड होता है, लेकिन प्रॉफिट काफी ज्यादा हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड ये थोड़े रिस्की भी होते हैं। अब ओवरऑल ये जो जेन स्ट्रीट का मामला है, इसने कैसे मैनिपुलेशन किया ये मैं आपको समझा देती हूँ। सो क्या होता है कि हर मंथ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का एक एक्सपायरी डेट होता है। यूजुअली ये डे होता है थर्सडे। उस दिन ऑप्शंस का जो है फाइनल सेटलमेंट होता है, तो प्राइस मूवमेंट जो है वो काफी क्रूशियल हो जाती है। तो सबसे पहले ये जो जेन स्ट्रीट है, इसने क्या किया कि बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई एक्सेट्रा, हैवी वॉल्यूम में इसने उनको खरीदना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो बैंक, अब आप किसी चीज को खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो क्या हुआ, उसका प्राइस ऊपर चला गया। अब इन्होंने क्या किया, इसका प्राइस इन्होंने जो ऊपर किया, जो इसका प्राइस बढ़ा, ये आर्टिफिशियली हुआ क्योंकि जेन स्ट्रीट ने हैवी वॉल्यूम में स्टॉक्स खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, जब बैंक निफ्टी आर्टिफिशियली जब ये ऊपर चला गया, तो जेन स्ट्रीट ने बैंक निफ्टी के पुट ऑप्शंस खरीद लिए। पुट मतलब क्या होता है कि सेल, ये होता है, इसको हम बोलते हैं जनरली शॉर्ट लेना। पुट ऑप्शन का मतलब है कि आप बेट कर रहे हो कि इंडेक्स नीचे जाएगा। अब ये क्या करेंगे, पहले इन्होंने खरीद लिए हैं, जैसे ही इंडेक्स नीचे गिरता है पुट ऑप्शन की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि आपने प्रिडिक्ट किया है कि इसकी वैल्यू नीचे गिरेगी। अब ये शाम तक क्या करेंगे, वही स्टॉक्स बेचना शुरू कर देंगे। जैसे ही इन्होंने उसे सेल करना स्टार्ट किया, उसकी सप्लाई बढ़ गई और उसका प्राइस कम हो गया, और ये अपने पुट ऑप्शन के हिसाब से ये पहुंच गए प्रॉफिट में। लेकिन ये सब इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली किया। तो इस सब का नेट रिजल्ट क्या हुआ कि सुबह शेयर्स खरीद के इंडेक्स को इन्होंने पंप किया, बीच में इन्होंने एक पुट ऑप्शन ले लिया और शाम को डंप कर दिया। इंडेक्स गिरा, पुट ऑप्शन से बड़ा पैसा इन्होंने कमा लिया। सो दिस वॉज एंटायरली एन मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, खुद से खरीद रहे हैं, बीच में पुट ऑप्शन ले लेते हैं और उसके बाद बेच देते हैं, तो इनको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। सो यही यहाँ पर पूरी बात की गई है। ठीक है, सो ये आप इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा। अब मैं इसके इम्पैक्ट्स बता देती हूँ। स्केल ऑफ मैनिपुलेशन इतना था कि 25 से 38% ऑफ टोटल ट्रेड वैल्यू सिलेक्टेड स्टॉक्स और फ्यूचर्स में, इससे इनको काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस मिला। और सेबी ने एस्टिमेट किया है कि ऑलमोस्ट 35,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन्होंने इस अनफेयर प्रैक्टिस से कमा लिया। सेबी ने इसके लिए क्या किया, एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जहां पर इसके गेन्स को फ्रोज किया, इनको बार किया फ्रॉम ट्रेडिंग एक्सेसिंग देयर बैंक अकाउंट्स जब तक कोई फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है। और सेबी ने बताया कि इन्होंने वायलेट किए हैं द प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशंस। क्यों इतना ज्यादा मैटर करता है, सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया अगेंस्ट बिग फिश, जहां पर हमेशा सेबी के अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए जा रहे थे कि फॉरेन प्लेयर्स इन सबको ये टारगेट नहीं कर रहा है। दूसरी बात, फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट रिस्क की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि सेबी का एक्शन एक्सपोज कर रहा है कि कैसे ओवर रिलायंस ऑन फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को मिसयूज किया जा रहा है। सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इनफैक्ट ये एक वार्निंग है कि अपनी लाइफ की सेविंग्स को इस तरह से, आजकल हर किसी को लग रहा है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन इस तरह के लाइक वहां पर स्कैम हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ के अपने इन्वेस्टमेंट कीजिए। Another thing that it is highlighting is the weakness in cash market, कि कैसे एक सिंगल प्लेयर पूरे मार्केट को मूव कर रहा है। इट इज शोइंग द लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड डेप्थ इन इंडियाज रेगुलर कैश मार्केट। स्टॉक एक्सचेंजेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है एंड नॉट जस्ट प्रमोट फ्यूचर एंड ऑप्शंस वॉल्यूम। सो अल्टीमेटली द कंक्लूजन इज कि जो रेगुलेटर्स है उनको और टफ काम करना है। ठीक है, दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर देम कि आप देखिए कि इस तरह के फ्रॉड्स या स्कैम्स दोबारा से ना हो। स्टॉक एक्सचेंज को हेल्दियर मार्केट डेवलप करने की जरूरत है और इन्वेस्टर्स को काफी कॉशियस रहने की जरूरत है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी लोगों को ये ब्रेकडाउन काफी हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।